सुप्रीम कोर्ट में जो मरकजी हुकूमत की तरफ से जवाब वहां डाला गया, मैं उसको बड़े गौर से पढ़ रहा था और बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बातें हुई वहां पे। जिस तरह सुरेंद्र जी ने अपनी तकरीर में कहा, कई सारी ऐसी चीजों का जिक्र उसमें हुआ जिनका इस हुकूमत से कोई लेना देना ही नहीं। मैं हैरान हुआ जब मैंने उसमें ऐसे पावर प्रोजेक्ट के नाम सुने जिन पावर प्रोजेक्ट का संग बुनियाद मेरी हुकूमत में रखे गए थे, लेकिन उनको भी 370 और 35A के साथ जोड़ने का काम। टूरिज्म, जैसे 2019 से पहले कोई टूरिस्ट जम्मू कश्मीर आया ही नहीं। अमन, जैसे इससे पहले जम्मू कश्मीर में कभी कोई अमन था ही नहीं। अरे जहां तो आप दावा कर रहे हो वहां पे इस चीज का भी जवाब दो कि वो नए इलाके कैसे मिलिटेंसी के शिकार हुए। अब पुंछ में जिस तरह के हमले देखने को मिले, रजौरी में जिस तरह के हमले देखने को मिले, अरे उसका भी जिक्र करते आप। सुप्रीम कोर्ट केस जो आपने फाइल किया उसमें क्यों खामोश? जो लगातार एक के बाद एक पिछले 1-2 साल में माइनॉरिटीज को निशाना बनाया गया कश्मीर में, जो कई सालों से हमने नहीं देखा, उसका जिक्र क्यों नहीं किया आपने? उससे खामोश क्यों? जिस G20 का आप थकते नहीं हो कि उस मीटिंग को वहां करने के लिए आपने श्रीनगर के लोगों को घर में कैद रखा। आपको बाकी मुल्क से पता नहीं कितने और हजार वहां पे फौज तैनात करनी पड़ी। एक तो बाहर से मेहमान आया, उनको 2-2, 3-3 बुलेट प्रूफ गाड़ियां, अरे वो भी लिखते आप। फिर आप क्यों नहीं लिखते हो कि जब हमारे बेताज बादशाह इस रियासत के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, 15 मिनट के लिए हमारा रास्ता बंद किया जाता है। मुझे याद है जब मैं घर से सेक्रेटेरिएट जाता था, ट्रैफिक लाइट के सामने मेरी गाड़ी रुकती थी, और ये श्रीनगर की बात, और फिर पट्टी चेंज हो जाती थी, मेरी गाड़ी निकल जाती थी। मेरे मिनिस्टर ट्रैफिक लाइट पर रुकते थे। यहां आज हाल यह है कि जब हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब कहीं जाते हैं तो जितना वजीर आजम के लिए दिल्ली में रास्ता बंद होता है, उससे कई गुना ज्यादा श्रीनगर में हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर के लिए रास्ता बंद किया जाता है। मैंने खुद की नई गाड़ियां, शेम नहीं है, इसकी मजबूरी है, क्योंकि हालात ठीक नहीं है, डरे हुए हैं। इसके बिना वो घर से निकलने के लिए तैयार नहीं। बदकिस्मती उनकी मेरे घर के सामने से गुजरना पड़ता है। टू मैं साइलेंस सुनता हूं, कहता हूं, देखता हूं कौन गुजर रहा है। यकीन माने पहले 4 मोटरसाइकिल एक के बाद एक, जरा रास्ता बंद करने का टाइम आ गया, बंद। उसके बाद जीपों में हाथ रुको, बेचारा जिसकी गाड़ी साइड पे पार्क हुआ हो उसको तो कहते हैं हटाओ गाड़ी यहां से, चलो यहां पार्किंग नहीं। जो जनाब अब्दुल्ला साहब, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जम्मू और कश्मीर, जनाब मेरे बुजुर्ग रतनलाल गुप्ता साहब, सूबाई सदर जनाब नासिर आजम वानी साहब, सूबाई सदर कश्मीर, जनाब अजय सरोत्रा साहब, और मैं नाम लूंगा तो बड़े लंबे चौड़े हो जाएंगे।
जनाब जावेद राणा साहब, मैडम विजय लक्ष्मी दत्ता जी, मैडम बिमला गुथरा जी, बाकी जितने भी मंच पर बैठे नेशनल कांफ्रेंस के नेतागण, मेरे साथ आए हुए नौशहरा से महेंद्र सूदन जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के डिस्ट्रिक्ट नौशहरा के प्रभारी थे, जिन्होंने आज रिजाइन किया, और ये गांव लंबेड़ी के रहने वाले हैं। गांव लंबेड़ी आप जानते हैं, चिंता नहीं करनी, चिंता नहीं करने में कर दो आए। चौधरी छोटूराम जी जो वाइस प्रेसिडेंट हैं किसान मोर्चे के, भारतीय जनता पार्टी के यूटी के, उनके साथ साथ एक बहुत लंबी कतार है सरदार कमलजीत सिंह जो सरपंच भी है और मरियाटी सर के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी हैं, और भी मैं नाम लूंगा, बड़ी लंबी थोड़ी लिस्ट हो जाएगी। नौशहरा से मेरे बुजुर्ग और जम्मू कश्मीर जाट सभा के नौशहरा के प्रधान और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर कैप्टन मोतीराम जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के बुरे दौर की साथी, उस जमाने में जब जीडीसी इलेक्शन लड़े जा रहे थे और किट्टे बांटी जा रही थी, उस दौर में जीडीसी का वहां झंडा उठा के रखने वाली लंबेड़ी के अंदर मैडम सुनीता जी, धीरे जी, अशोक जी, और मुझे पता नहीं कौन कौन आए तो मुझे सामने दिखे, मैं वही नाम ले पा रहा हूं, बाकी से माफी चाहूंगा। आज सबसे पहले मैं अपनी तरफ से गरीबों की मसीहा, दबे कुचले, SC ST OBC पिछड़े वर्ग, उन पहाड़ों दूर दराज मोड़ों ठोकों की रहनुमा मादरे मेहमान जी को मैं अपने दिल की गहराइयों से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। जिन्ना अखा दिलवर ठीका ओ अखा लब लिया ने, उन सज्जन भी लपसी आशा लग गई ने। मेरे सामने बैठे मेरे बुजुर्गों, मेरी माता और बहनों, आज मैं भारतीय जनता पार्टी छोड़ के नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर कायदेदानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब और उमर अब्दुल्ला साहब की रहनुमाई में मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन कर रहा हूं और भारतीय जनता पार्टी को छोड़ रहा हूं। नेशनल कॉन्फ्रेंस मेरे लिए कोई नया घर नहीं है। मेरे बुजुर्गों, मेरे वीरों, मेरी सियासत 1996-95 में यहीं से शुरू हुई और आज मुझे खुशी है कि रास्ते बड़े भटके, लेकिन आज मुझे अपने वापस अपने घर में आना पड़ा और आज अपने घर में आया हूं। इसलिए मेरी कोई पार्टी में ये ज्वाइनिंग मत समझिए, मेरी आज ये घर वापसी है। मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, आज 9 साल 2014 के बाद आप ये यहाँ पे एक बड़ा तबसरा सुन रहे हैं। अच्छे दिन, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ना साथ दिखा, ना विश्वास दिखा और ना विकास दिखा। विकास वो विकास है जो आज से पहले जो सरकारें यहाँ पे रही, जिन्होंने जो सरकारों ने यहाँ जम्मू कश्मीर में विकास किया, वो विकास है। दूसरा इनका विकास कौन सा है, ये कभी मंच पे आए, डिबेट करें फेस टू फेस, इनकी जो विकास की धज्जियां उड़ा के रख देंगे। आज जिस नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर ये बड़े बड़े इल्जाम लगाते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस कोई और पार्टी नहीं जो झूठ के ऊपर टिकी हुई है। इसके लीडर शेर कश्मीर शेख अब्दुल्ला से लेकर आज उमर साहब तक, ये वो पार्टी है जिसने जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए जंग लड़ी, जिन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए इतिहास रचा। लेकिन आज हमारे सामने क्या है, आप जो नेशनल कांग्रेस के वर्कर सामने बैठे हो, ये ध्यान से सुनो। यहाँ से मुझसे पूछ रहे थे आप
खुश क्यों लग रहे हैं? देखिए सर, अभी तक ये तासुर दिया गया था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में नेशनल हाईवे की तरह वन वे ट्रैफिक ही है, यहां से हम जाते हुए देखेंगे लेकिन आते हुए नहीं देखेंगे। आज हमने ये साबित कर दिया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस नेशनल हाईवे की तरह नहीं है, एक आध जाएगा भी लेकिन आएंगे भी, और ऐसे लोग आएंगे जिससे नेशनल कॉन्फ्रेंस को बहुत ज्यादा जो है मजबूती और ताकत मिलेगी। तो यही मैं कहना चाहता था, बाकी अब आप लोगों तक। I absolutely wholeheartedly welcome what the Honorable Supreme Court said today with regard to the affidavit filed by the Government of India. My initial reaction, if you saw on social media yesterday, was exactly this, that it is the legality and the constitutionality of what happened on the 5th of August 2019 that we want the Supreme Court to find on. The politics of it is not for the Supreme Court, that's for us. That is for political parties to fight their elections on. And therefore I felt that this affidavit was misplaced, and I'm very glad that the Supreme Court found as well. Now we look forward, and I'm also very glad that the Honorable Chief Justice has indicated that this will be held on a day-to-day basis, which means that we hope that the process will be completed soon and that the judgment of the Supreme Court will be placed in front of everybody. I have no doubt that the Honorable Chief Justice and the judges of the Supreme Court do not follow Twitter and definitely do not read what I have to tweet. Therefore, it is just a very sort of welcome coincidence that what I said yesterday was what came out in the Supreme Court today, but I think it's only based on facts. We are arguing the constitutionality and the legality of what was done on 5th August 2019, not the politics of it. The politics of it will be argued on the electoral arena. जिस तरह की शुरुआत हुई है, मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट या उस बेंच पे बैठे हुए जजेस के खिलाफ कोई ऐसी बात करना नहीं चाहता हूं जो गैर जिम्मेदार हो या जो फैक्ट्स पे बेस्ड ना हो। मुझे अभी तक उनके किसी भी बात से ये नहीं लगा है कि वो आईन और कानून को छोड़ के किसी और चीज पे बात करने के लिए तैयार है। ये एक अच्छा मौका था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एफिडेविट था उनके सामने, उनको कोई मजबूरी नहीं थी। वो चाहते तो इस एफिडेविट को कबूल करके इसको भी बहस का मुद्दा बना लेते, नहीं किया। और मुझे लगता है हम सबको इसका इस्तेमाल करना चाहिए और अब हमें खामोशी से इन हियरिंग्स का इंतजार करना चाहिए। जो होगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर होगा, और जैसे मैं बार बार कहता आया हूं, मुझे लगता है कि हमारा केस जो है सबका एक मजबूत केस है और हम इंसाफ की उम्मीद करते हैं। अब दोनों चीजों को अलग तो किया नहीं जा सकता। नहीं, मैं मेरी खुशी के कई वजूहात हैं। उसमें मैं मान के चलूं कि अगर हम ये कहें कि 40% इनके ज्वाइनिंग का है, 40% सुप्रीम कोर्ट में जो हुआ उसका है, 20% मेरी कुछ जाती चीजें हैं, उनको छोड़ दीजिए। कोई ऐसी पार्टी नहीं है मां सिवाय शायद लेफ्ट पार्टी को छोड़ के जिसमें परिवारवाद नहीं चलता है। बीजेपी में भी सीनियर लीडरों ने अपने बेटों को बेटियों को कहीं ना कहीं एडजस्ट किया है। अब फर्क सिर्फ इतना है कि हम इस चीज को छुपाते नहीं हैं, हम इस चीज को कबूल करते हैं। कहते हैं अब हम एक खानदान से ताल्लुक रखते हैं, अब इसमें एतराज किस बात का। अब यहाँ इतने कंपनियों के माइक बैठे हुए हैं, क्या ये जो बड़े बड़े कंपनियों के मालिक हैं ये अपने बेटों को बेटियों को एडजस्ट नहीं करते? उन कंपनियों में करते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि हमें हर 5 साल के बाद अपने रिपोर्ट कार्ड पर लोगों का मोहर लगवाना पड़ता है। लोग या तो हमें कबूल करते हैं या रिजेक्ट करते हैं। ये जमहूरियत है ना, हर किसी को एक हक होता है इसमें हिस्सा लेने का। अब क्योंकि मैं एक खानदान से ताल्लुक रखता हूँ, क्या मेरे लिए सियासत जो है वो अब बंद है?
मैं सियासत में हिस्सा नहीं ले सकता हूँ। मेरा हक है, मैं ले रहा हूँ। लोग मुझे रिजेक्ट करेंगे, करेंगे। सुप्रीम कोर्ट इज इन दिल्ली। डेमोक्रेसी इज functioning in Delhi. Democracy is functioning in the rest of the country. Democracy is not functioning in J&K. How many examples do you want from me of the way in which democracy has been scuttled here? Absence of assembly elections, 1. Singling out J&K for delimitation of parliamentary seats, where it hasn't happened in the rest of the country. 2. The way in which the DDC election results were actually rigged by withholding the election to the chairperson post so that they could influence DDC members to go against the mandate that they had actually got from the people. The way in which anti-defection laws are not applied to DDCs and BDCs. This is all a concerted effort to destroy democracy. And then when people sitting in high office start interfering in day-to-day politics, how is that democracy? ठीक है ना, 1 मिनट के लिए मानते हैं ना हम जिम्मेदार हैं। 2014 के बाद जो लोग मरे, उसकी जिम्मेदारी किसको? जो पुलवामा में हुआ, उसके लिए हम किसको कसूरवार ठहराएं? जो रजौरी में हुआ, डीजी में, जो बुद्धर में हुआ, उसके लिए कौन कसूरवार है? मैं। जो मेरा कसूर है वो मैं मानता हूं, मैं अपने जिम्मे लेता हूं। ठीक है जी, आप मुझे कसूरवार ठहराते हो, मैं कसूर कबूल करता हूं। जो लगातार पिछले 2-3 सालों में कश्मीरी पंडित और माइनॉरिटीज कश्मीर में टारगेट किए गए, उसका कसूरवार कौन है? मैं हुकूमत में हूं नहीं, ना पीडीपी है, ना कांग्रेस है। तो जहां आप हमें कसूरवार ठहराते हो, वहां पे आप हमें यह भी बताइए, जो पुलवामा में हुआ, कितने लोग मरे पुलवामा में? 40। उसके लिए कसूरवार कौन? उसी आप बताइए, हमें और कोई नहीं। हम अपना कसूर जो है वो कबूल करते हैं। आप ये बताइए कि उन कत्लों के लिए कौन कसूरवार? एलजी साहब, डीजी, चीफ सेक्रेटरी, आर्मी कमांडर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, कोई ना कोई तो कसूरवार है, क्योंकि हम हुकूमत में है नहीं। बताएं कौन? हम भी सुनना चाहते हैं। मुझे कोई गिला नहीं है इससे, प्रधानमंत्री बहुत बड़े आदमी हैं, उम्र में भी मुझसे ज़्यादा हैं। वो जो भी हमारे बारे में कहना पसंद करें, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, वो करें। और मैं उनकी बात में ये टिप्पणी नहीं करूँगा। सिर्फ इतना कहूँगा कि अगर यही है तो प्रधानमंत्री साहब इलेक्शन बुलाएं। हम देखते हैं लोगों को क्या भला, किसका भला चाहिए। आप लोगों को मौका ही नहीं दे रहे हो। लोग उसमें फैसला करेंगे उनको किसका भला चाहिए। इलेक्शन करेंगे, नतीजा आपके सामने होगा। लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस को पसंद करते हैं या नहीं करते हैं, लोगों को फैसला करने दीजिए। हम अपने आप को राजभवन के जरिए उन पर ठोस नहीं रहे हैं, हम मौका मांग रहे हैं। अच्छा, अब चलिए, आपने पार्लियामेंट के इलेक्शन कराने ही कराने हैं, पार्लियामेंट के साथ असेंबली का भी कराइए। दूध का दूध, पानी का पानी। अगर लोगों को वजीर आजम की बात सही लगी, हम हार जाएंगे और मैं वो हार कबूल कर लूंगा। मौका दे दीजिए, हम देख लेते हैं कौन सही कौन गलत। अभी तो सरकार किसी की नहीं बन रही है। ना बने बाप बेटे की, ना बने बाप बेटी की, किसी की तो बने ना। क्या इतने डरे हैं कि हम में से कोई ना कोई जीत जाएगा कि वो इलेक्शन ही नहीं करा रहे? क्योंकि उनको पता है कि उनके कहने में और हकीकत में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। मैं आज आपसे दावे से कह रहा हूं, अगर आज अभी इलेक्शन बुलाए जाते हैं, बीजेपी 10 नंबर क्रॉस नहीं करेगी। ये कहते हैं 50 पार तो करें ना। मैं थकता हूं ये कहते हुए। अगर उनका 50 पार होना है तो मतलब हुकूमत उनकी है, जीत उनकी, इलेक्शन क्यों नहीं? क्रिकेट मैच में मैं कहूं या मेरी टीम सबसे मजबूत, मैं जीत जाऊं, लेकिन जब पिच सामने हो तो मैं मैदान पर उतरूं ही ना। मैं वहां मैंने बैट नहीं पकड़ना, जीतूंगा मैं लेकिन बैट नहीं पकड़ूंगा। यही बीजेपी का हाल है, जीतूंगा जीतूंगा जीतूंगा,
लेकिन इलेक्शन के लिए तैयार नहीं है। अब ये मिशन ने साफ कहा है कि उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इशारा चाहिए कि यहां हालात इलेक्शन के लिए साजगार है या नहीं है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ने कहा है कि वी एक्सेप्ट देयर इज ए वैक्यूम, दैट वैक्यूम नीड्स टू बी फिल्ड। जाहिर सी बात है कि इलेक्शन कमीशन को इजाजत नहीं दी जा रही है यहां इलेक्शन कराने के लिए। इजाजत मिले, इलेक्शन हो, लोगों को बाप नहीं चाहिए, बेटा नहीं चाहिए, बेटी नहीं चाहिए, कहीं से पोता पोती दामाद कोई ना कोई आ ही जाएगा, आ जाए ना, मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन कम से कम इलेक्शन हो। महबूबा जी के लिए जवाब नहीं दिया ना, मैं इस बात को पसंद करूंगा कि वो मेरे लिए जवाब दे। नेशनल कॉन्फ्रेंस को वहां पे बुलाया गया, उस मीटिंग में जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब ने कहा है कि हम उसमें शमूलियत करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से कौन उस मीटिंग में जाएगा इसका फैसला भी होना बाकी है। किस लिए एक ही मीटिंग को अटेंड करने का ये मतलब नहीं है ना कि सारा कुछ जो है वो इसी तरह होगा। हम नेशनल लेवल पे बीजेपी का मुकाबला करने के लिए स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। स्टेट लेवल पे उस स्ट्रैटेजी को किस तरह इंप्लीमेंट किया जाएगा वो अब हम पे छोड़ दीजिए, आगे देख लेंगे ना किस तरह का माहौल होगा, क्या करना होगा क्या नहीं करना होगा।